उसके बाद मैं उस टकले को अपने घर ले गया। वो टकला बहुत परेशान हो गया क्योंकि वो मेरे यहाँ जॉब करता था, साथ कमीशन भी लेता था। मैंने उसके उसके लिए सब कुछ किया था जिस तरह अपने सगे भाई के लिए किया था। और ये टकला वही टकला था जो मेरे बाप के पैसों से, मेरे बाप के टिकट से जापान आया और आज तक जापान में, और इसका बड़ा भाई भी जापान में रहा है। 15-20 साल वो ओवर स्टे रहा है, लेकिन उसे भी मेरे बाप ने भेजा था। मेरा बाप ये कहता था कि ये गरीब लोग हैं और सबसे बड़ा इनका बाप नहीं है, यतीम है। तो मेरा बाप जो है ना इस किस्म के काम चुपचाप कर देता था। और उसने कभी ये पैसा वापस भी लिया कि टिकट के पैसे वापस दो या हमने तुम्हें सेट कराया। मेरे बाप ने कभी ऐसी बात नहीं की और वो बस करके और ख़त्म, चुप हो जाते थे। मैं इसको घर लेके गया, मैंने वहाँ से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। मैं थोड़ा सा इस पर चीखा चिल्लाया। वो मुझे बहुत बड़ा शौक था कि एक काम करने वाला बंदा यहाँ पहुँचा हुआ है, मेरे बायरों से मिल रहा है। फिर इसने मुझे बताया कि एक मेरा कस्टमर होता था एंथोनी क्यूजिक, ये जो है वो डबलिन का आयरिश था। वो मुझसे बहुत गाड़ी लेता था, बल्कि मैंने ही उसको काम सिखाया था उस लड़के को, और मैंने उसको बताया था कि कैसे शोरूम खोलो। मैंने उसका शोरूम भी खुलवाया था। फिर उसको होलसेल में गाड़ियाँ उधार भी काफ़ी दिया मैंने उसको मैंने खड़ा किया था। यानी नेकी करने के सिला लोग किस तरह देते हैं, आप ये देखिए। और ये हराम का जो मेरे घर पला बड़ा, मेरे साथ रहा, मैं जापान इसको लाया, इसको सेट कराया, इसकी रोटी रोजी का बंदोबस्त किया, इसका वीज़ा करवा हुआ सारा मैंने, सब इस वीज़े में भी इसका पूरा साथ दिया था। ये शादी वादी के बाद इसका ओवर स्टे था तो वीज़ा नहीं लग रहा था। बहरहाल ये एक अलग बात है। फिर पता चला कि जी ये उसको माल सप्लाई कर रहा है और 2-3 और लोगों को भी ये ख़राब कर चुका है। तो मैंने इसको कहा कि तू सुबह का टिकट ले और जापान जा, मैं जापान आके बात करूँगा। 1 हफ्ते बाद मैं जापान पहुँचा। मैंने सबसे पहले इस टकले को अपनी कंपनी से अलग कर दिया। मैंने कहा जाओ अपनी जॉब ढूंढो या अपना जो करना है तुम्हें करो। मेरे भाई ने इसको अपनी कंपनी में रखा हुआ था। वो जो सैयद ट्रेडिंग थी वो मैंने अपने भाई को भी डायरेक्टर बना दिया था, तो जाहिर है मेरा भाई भी उसके अंदर था। तो मेरा भाई ही मालिक था एक तरह से उस कंपनी का, क्योंकि मुझे उस कंपनी की ज़रूरत नहीं। मेरी अब दूसरी कंपनी थी जिस पर मैं सारा कारोबार कर रहा था। ये मुझे खाली सप्लाई करते थे उस कंपनी में, तो उसमें भी बहुत पैसा कमाते थे ये लोग। खैर मेरे भाई ने इसको फायर नहीं किया मेरे सामने, तो वो चुप हो गया, कहता हाँ ठीक है, गलती है। मेरा भाई भी मिला हुआ था इसमें, यानी ये अपना अलग कारोबार सेट करना चाह रहे थे। तो इसमें कोई बुराई नहीं होती, इंसान कारोबार करता है। मैंने भी कारोबार किया। मैं भी तैयब भाई को जब छोड़ा, कारपेट का ही काम किया ना, लेकिन तैयब भाई से मेरा कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ। और वैसे ही वो कभी मिल जाते थे जुम्मे में या कहीं पे, या मुझे बुला लेते थे अपने घर, या तो हम लोग वैसे ही मिलते थे। वो कहते थे ठीक है कोई मसला नहीं है। तो कारोबार तो हर एक का हक होता है, लेकिन तरीक़ेकार क्या होता है, बस बात ये होती है। उसके बाद मसला चलता रहा। अच्छा, दूसरी तरफ मेरा एक और भाई था, मेरे और इस जापान के भाई के दरमियान में, जो शुरू में मैंने आपको पार्ट 1-2 में बताया था कि वो जापान आता था और सोता रहता था। मेरा एक कज़न था, वो दोनों सोते रहते थे और इस तरह वो अपना बहरहाल। इस दफ़ा मैंने गुस्से में जब उसे बनाना छोड़ दिया था तो 8-10 साल हो गए थे, वो पाकिस्तान में ही था। लेकिन पाकिस्तान में भी मैं जब घर का खर्चा भेजता था तो उसको अलग पैसे भेजता था। और उसी दौरान उसने शादी कर ली थी, तो मैंने शादी भी उसकी अपने पैसे से कराई थी। और जो इस घर में वो रह रहा था वो भी मेरा था, गुलशन इकबाल में, कराची में। और उसके बाद मेरे माँ बाप साथ, जाहिर है साथ थे। वालिद का तो इंतकाल हो गया था, वालिदा साथ थी। तो अलग अलग खर्चे भेजता था मैं, अम्मी को अलग भेजता था, भाई को अलग भेजता। फिर एक और छोटा भाई था मेरा, असल में हम 4 भाई थे, तो उसको भी मैं अलग खर्चा दस्ती भेजता था। फिर एक मेरा भांजा था जो आज भी साउथ अफ्रीका में है, उसको भी मैं छोटा मोटा खर्चा भेज देता था कि चलो सिगरेट विगरेट पीते हैं छुप के। तो मेरा भाई ये कहता था यार ये मुझसे पैसे मांगते हैं, तो मैं कहता था चलो ठीक है, इनको भी इतने इतने पैसे दे दिया करो, मैं भेज दिया करूँगा। उस भाई के लिए मेरी अम्मी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई इसको कुछ ना कुछ सेटल कराओ, ये भी तुम्हारी उम्र का 1 साल का फ़र्क है, और ये है और वो, बस जैसे माँ कहती है। मैंने दुबई में, शारजा में, मेरे एक दोस्त होते थे जापान में, उनका नाम था मुदी कहते थे उनको, लेकिन उनका नाम था महमूद। वो जो थे ना मुदी भाई, वो मेरे बड़े पुराने दोस्त थे, 80s से दोस्त थे मेरे वो। तो मैंने उनसे जिक्र किया कि यार शारजा में कोई जगह वगह बनाओ हमारे लिए दी। तो उन्होंने कहा कि मेरा अपना शोरूम है, वहाँ मेरा छोटा भाई बैठता है और मेरा एक कज़न बैठता है शकील, और छोटा भाई इकबाल, वो इंग्लैंड के पासपोर्ट पे था, वो बैठता है। तो अगर तुम चाहो तो मैं
आधा शोरूम तो मैं वहाँ दे देता हूँ, तो मेरे अखराजात भी कम हो जाएंगे, मेरी भी हेल्प हो जाएगी और तुम्हारे लिए भी, तो ऑफिस भी आधा आधा कर लेते हैं। मैंने अपने भाई को वीज़ा दिलाया उनकी कंपनी का, 3 साल का 2 साल का क्या होता है वर्क वीज़ा जो दुबई में होता है, और उसको वहाँ बुलाया। साथ में मैंने यहाँ से 50-60 गाड़ियाँ चलाई। वो गाड़ियाँ जो हॉट आइटम थी, WAT AE91, पुराना काम करने वाले जानते हैं AE91 की क्या कीमत होती थी 90s में। वहाँ मैंने वो गाड़ियाँ दी, उसको सब कुछ करके उसको वहाँ बिठा के वीज़ा दिला के घर उसका फ्लैट कराया। 3 बंदे पठान उसके पास, सफाई वफाई ये वो छोटे मोटे काम करने वाले जो लोग होते हैं वो करवा के दिए, और उसको कुछ पैसा उसके अकाउंट में बैंक में डाला, बैंक का अकाउंट खुलवाया। और मैंने कहा बस अब तुम गाड़ियाँ बेचो, मैं तुम्हें रेगुलर सप्लाई करता रहूँगा, और जो है ना तुम गाड़ियाँ बेचो। और अब देखो, फिर मैंने आखिरी रात उससे बैठ के बड़ी तफसीली बात की। मैंने कहा देखो यार, हम लोग कोई अमीर फैमिली के लोग नहीं हैं, हमारे बाप ने पूरी ज़िंदगी शराफत से गुजारी है, बड़े बड़े ओहदों पर रह के हमारे बाप ने कभी 1 रुपया रिश्वत नहीं ली। हमारे घर में 28 तारीख के बाद से खाना कम पड़ जाता था, तो अम्मी दाल में पानी ज़्यादा करके ना 2-3 दिन गुजारती थी। हमारे अब्बा इस तरह के आदमी थे। तो मैंने कहा अब हम वहाँ से कहाँ आ गए कि लाखों डॉलर में खेल रहे हैं। तो देख, ये 2-2.5 लाख डॉलर की गाड़ियाँ तेरे पास मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो तू इत्मीनान से काम कर, खुल के काम कर, इसमें तनख्वाह वनख्वाह सब अपनी जगह, कमीशन भी मैं तुझे दूंगा, फिक्र नहीं कर, फिर बाद में इंशाल्लाह कोई ना कोई अच्छा बंदोबस्त भी हो जाएगा। और ये काम चलता रहा। अब इसी तरह मैं घूमता रहा, आयरलैंड, जापान, अमेरिका, कभी कभी दुबई, आयरलैंड, जापान, अमेरिका। बच्चों से मिलने अमेरिका जाता था, वहाँ कारोबार था वो देखता था। जापान में आता था तो ये बाइंग जो हुई भी होती थी ये सब चेक करता था। और फिर मैं, तो मेरे छोटे भाई ने जापान में उसको टकले को दोबारा अपने साथ ज्वाइन कर लिया, माफ़ी तलाफ़ी कराने के बाद। मैं उससे बात नहीं करता था ज़्यादा, मैं उससे ज़्यादा, क्योंकि वो चोर था। आपका कारोबार जो चुरा रहा हो, जो आपकी रोज़ी पे आ जाए ना, उससे आप बहुत बचें। बहरहाल बात ख़त्म हो गई। और इन लोगों ने क्या किया कि उसको जो एंथोनी क्यूजिक था ना आइलैंड में, उसको कुछ गाड़ियाँ चढ़ाई थी इन्होंने, और वो सिलसिला चल रहा था। अच्छा, मैं जब आइलैंड गया तो मैंने थोड़ा सा एंथोनी क्यूजिक से भी जो है ना रूट हुआ मैं, कि यार तुम मेरे पीठ पीछे मेरे भाइयों के साथ कारोबार कर रहे हो और छुरा मार रहे हो मेरे कारोबार के तुम ऊपर, तो उससे थोड़ा सा मैं हट गया, लेकिन मैं कारोबार करता रहा। अच्छा, मेरी जो गाड़ियाँ पोर्ट पर रह जाती थी ना, वो आस्ता आस्ता करके 80-100 के करीब गाड़ियाँ हो गई वहाँ पे जमा। पोर्ट पे कुछ चार्जेस नहीं थे वहाँ, गाड़ी अगर आप 1 दिन में निकालो या 1 साल बाद निकालो, कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते थे। तो एक दिन मुझे अब मुझे तकरीबन आइलैंड के अंदर 2.5 साल हो गए थे। तो मुझे पोर्ट के एक इंचार्ज थे जो ऑर्गेनाइज करते थे पोर्ट को, मैनेजर थे वो, उन्होंने मुझे कॉल की, मुझे कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जब मैं मिलने गया उनके ऑफिस में तो उन्होंने मुझे एक बड़ी धमाका खेज खबर सुनाई कि हम लोगों ने नए रूल बनाए हैं। नए रूल के हिसाब से अगर आप गाड़ी यहाँ पे पोर्ट में छोड़ोगे ना, तो आपको उसका पर डे का रेंट देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी गाड़ियाँ मूव कर लेता हूँ, जो रेंट अगर आप जब से रूल बना है 2-4 दिन से, मैं वो पे कर देता हूँ। कहने नहीं, रूल कुछ इस तरह का है कि आपको शुरू से पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये पॉइंट आप याद रखिए, जो गोरे वहाँ थे ना, मैं खाली अकेला पाकिस्तानी था जो इंपोर्ट करता था, बड़ी तादाद में करता था। तो गोरे इस बात पे खार खाते थे कि यार ये पाकिस्तानी आया हुआ है, ये इतनी गाड़ी इंपोर्ट, वो भी इंपोर्टर थे। तो मेरा काम उनसे 10 गुना बड़ा था। तो उन्होंने ये रिपोर्ट की थी कि ऐसा लॉ बनाओ कि गाड़ियाँ ये फंसे किसी तरह। तो उन्होंने मुझे वहाँ फंसा दिया, और उसके ऊपर कोई तकरीबन 1,20,000 पाउंड का मेरे ऊपर बिल बना दिया पोर्ट वालों ने, रेसिज्म में, क्योंकि मैं अकेला इंडियन फेस था और वो लोग जो थे वो सब गोरे थे। बहरहाल फिर यहाँ से कहानी दोबारा चेंज होती है, मैं आपको बताता हूँ फिर क्या हुआ।